नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एलके क्लासेस में। आज मैं आपके लिए मेरे यूट्यूब चैनल का पहला वीडियो लेके आया हूँ जो है हिंदी वर्णमाला के ऊपर। हिंदी वर्णमाला जिसे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट भी कहा जाता है। दोस्तों, हिंदी वर्णमाला से संबंधित मैं 2 वीडियो बनाऊँगा, जिसमें पहला वीडियो ये है, इसके बाद में इसका सेकंड पार्ट बनाऊँगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको हिंदी के बारे में कुछ सामान्य जानकारी दे देना चाहता हूँ, जो अक्सर हमारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है। जैसे कई बार हमारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने आता है कि हिंदी हमारी राजभाषा है या राष्ट्रभाषा है? तो इसका सही उत्तर है हिंदी हमारी राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। और हमारे एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन और आता है, वो है कि जो हमारा हमारे संविधान का अनुच्छेद 343 है, वह किस चीज़ से संबंधित है? तो जो हमारे संविधान का अनुच्छेद 343 है, वो है संघ की राजभाषा से संबंधित। इसमें कहा गया है कि संघ की राजभाषा जो होगी वो हिंदी होगी। और आप सभी लोगों को जैसा पता है कि हमारे संविधान में कुल मिला के टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं। तो उस अनुसूची में जो 8वीं अनुसूची है, वो प्रादेशिक भाषाओं से संबंधित है। प्रादेशिक भाषाएँ जैसे हमारे भारत देश में बहुत सारे राज्य हैं और उनकी अपनी-अपनी भाषाएँ, जैसे गुजरात की गुजराती है, महाराष्ट्र की मराठी है, बंगाल की बंगाली है। तो ये जो भी सारी भाषाएँ हैं, यह इस अनुसूची 8 में हैं। तो अनुसूची 8 में कुल मिला के अभी 22 भाषाएँ हैं। तो चलिए अब हम हमारे पहले वीडियो हिंदी वर्णमाला को शुरू करते हैं। सबसे पहले वर्णमाला होती क्या है, इसकी परिभाषा। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण जैसे आपका क, ख, ग हो गया, अ, आ, ई हो गया, ये सारे वर्ण हैं। और अगर हमसे पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। ध्वनि जैसे अ हम बोल रहे हैं तो ये एक ध्वनि है, यह सबसे छोटी इकाई है। इसी ध्वनि को हम वर्णमाला भी कहते हैं। मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं, जिसमें 10 स्वर हैं और 35 व्यंजन हैं। लेखन के आधार पर मतलब लिखने के आधार पर 52 वर्ण हैं, जिसमें 13 स्वर हैं, 35 व्यंजन हैं और 4 संयुक्त व्यंजन हैं। अब हम स्वर की परिभाषा जान लेते हैं। स्वर, जिन्हें इंग्लिश में वोवेल भी कहा जाता है। स्वर उन ध्वनियों को कहते हैं जो बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता के उच्चारित किए जाते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या 13 मानी गई है, पर अगर हम उच्चारण की नज़र से देखें तो केवल 10 ही स्वर होते हैं। स्वर, जैसा कि कहा गया है कि यह बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बोले जाते हैं। जैसे कि व्यंजन है क, ख, ग, घ, ये व्यंजन है। तो जब आप क को देखते हैं तो क जो बना हुआ है क प्लस अ, इससे बना हुआ है। उसी प्रकार ख भी ख प्लस अ, इससे बना हुआ है। पर जब अगर आप अ को देखते हैं, आ को देखते हैं, ई को देखते हैं, तो ये सिर्फ एक ही जो है वर्ण से बने हैं, इसलिए ये स्वर हैं। जब मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा इस टॉपिक पे, तब मैं आपको व्यंजन के बारे में और अच्छे से जानकारी दे दूंगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि उच्चारण की दृष्टि से 10 स्वर होते हैं। तो ये 10 स्वर हैं अ आ, ई बड़ी ई, उ बड़ा उ, ए ओ और ओ। री को आधा स्वर या अर्ध स्वर कहा जाता है। और अंक और अह, इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह मतलब जो न तो स्वर वर्ण है और न ही व्यंजन है, बल्कि स्वर एवं व्यंजन की बीच की कड़ी है, जिसमें स्वर एवं व्यंजन दोनों के गुण पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। जैसे अगर आप अंक का उच्चारण करें तो इसमें अ और क की ध्वनि आ रही है। उसी प्रकार अह में भी आपके अलावा अ के अलावा ह की भी ध्वनि आ रही है, इसलिए यह अयोगवाह हैं, दोनों के बीच के हैं। और दोस्तों एक बात आप नोट रखिएगा हमेशा, भारत सरकार द्वारा जो स्वीकृत हैं वो 11 स्वर हैं। इसमें री जो हमारा अर्ध स्वर है उसकी भी गिनती की जाती है। तो अब हम स्वरों का वर्गीकरण कर लेते हैं। स्वरों का वर्गीकरण जैसे मात्रा या उच्चारण के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर, इस प्रकार इनका वर्गीकरण होता है। और एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन यहीं से आते हैं कि ह्रस्व स्वर कौन से हैं, दीर्घ स्वर कौन से हैं। तो चलो अब हम ये स्वरों का वर्गीकरण देख लेते हैं। तो सबसे पहले मात्रा या उच्चारण के आधार पर हम स्वरों का वर्गीकरण देखते हैं, जिसमें
सबसे पहला है ह्रस्व स्वर, जिनके उच्चारण में कम समय या जिनके उच्चारण में केवल एक ही मात्रा का उपयोग होता है, जैसे अ, छोटी ई, छोटा ऊ, ये ह्रस्व स्वर हैं। आप इनको याद करने के लिए इस प्रकार भी याद कर सकते हैं, जैसे हरी मीन्स तेज होता है इंग्लिश में, जैसे हम, तो आप इसको ह से ह्रस्व, ह से हरी, हरी मतलब जल्दी, जो एकदम जल्दी से निकल जाए या जिसको हम जल्दी से बोल लें, तो अ, ई, उ, ये आपके ह्रस्व स्वर हैं। उसी प्रकार है अगला दीर्घ स्वर, दीर्घ मीन्स बड़ा, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, दीर्घ जो है उसको हम बड़ा भी कहते हैं। तो जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय या दो मात्रा का उपयोग होता है, जैसे आ हो गया, बड़ा ई हो गया, बड़ा ऊ हो गया, ए हो गया, ए हो गया, ये जो है आपके दीर्घ स्वर हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में दो मात्रा आ रही है। जैसे आ में अ और आ दो मात्रा हो गई, उसी प्रकार ई में दो मात्रा हो गई। अब इसके बाद आता है तीसरा प्लुत स्वर, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय या तीन मात्रा का समय लगता है, उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे हम ओम का उच्चारण करते हैं ओम, तो इस प्रकार ओम के उच्चारण में हमारे तीन मात्राओं का समय लग रहा है। उसी प्रकार अगर हम राम बोलें तो राम में भी तीन मात्रा का उच्चारण लगता है, तो ये हो गए आपके प्लुत स्वर। अब हमारा नंबर 2 है जीभ के प्रयोग के आधार पर, जो हमारी जीभ होती है उसका जो हम प्रयोग करते हैं उसके आधार पर अब हम इनको जानते हैं। तो इसका पहला है जीभ के प्रयोग के आधार पर अग्र स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग काम करता है, मतलब जीभ का जो आगे का हिस्सा काम करता है वो अग्र स्वर कहलाते हैं। जैसे छोटी ई, बड़ी ई, ए और ए, छोटा ए, बड़े ए। तो आप इसको खुद बोल के भी जो है महसूस कर सकते हैं, उससे आपको ये अच्छे से याद रहेगा। जैसे ई, जैसे छोटा ई, फिर ई, ए, तो इनको बोलने में आप महसूस कर पा रहे हैं कि आपकी जीभ का आगे का हिस्सा लग रहा है। तो आप एक बार बोल के खुद से देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। उसके बाद आता है आपका मध्य स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है उन्हें हम मध्य स्वर कहते हैं। जैसे अ, आप महसूस करेंगे इसमें आपके जीभ का बीच वाला हिस्सा लग रहा है, तो इसलिए मध्य स्वर है। आप प्रैक्टिस कीजिए, आप बोल के देखिए, तब आपको ये अच्छे से याद रहेगा। फिर हम बात करें पश्व स्वर, जिसको हम पीछे बोलते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला यानी आखिरी भाग काम करता है वो पश्च स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, उ, ऊ, ओ, ओ, ये आपके हो गए पश्च स्वर, मतलब इसमें आपके जीभ का पीछे का हिस्सा काम कर रहा है। नंबर 3 है मुख द्वार के खुलने के आधार पर, इसमें पहला है विवृत स्वर। विवृत को इंग्लिश में हम ओपन कहते हैं। तो जैसे कई बार आपके एग्जाम होते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि विवृत का मतलब क्या होता है, क्योंकि इतनी शुद्ध हिंदी हमें आती नहीं है। तो एग्जाम में आपको पता ही है कि क्वेश्चन इंग्लिश में भी आते हैं और हिंदी में भी आते हैं, वो इंग्लिश में ट्रांसलेट रहते हैं। तो आप क्वेश्चनों को तब इंग्लिश में देख सकते हैं कि उनकी इंग्लिश क्या है, कि आप कंफ्यूज ना हो। तो आप उस टाइम पे उनकी इंग्लिश देख लें, उससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो विवृत स्वर यानी ओपन, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार सबसे अधिक खुला होता है उनको हम विवृत स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 1 है। जैसे आ, इसमें आपका मुंह पूरी तरह से खुल रहा है। फिर हो गया अर्ध विवृत स्वर, हाफ ओपन, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार विवृत की तुलना में कम खुला होता है अर्ध विवृत कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 है। जैसे अ, ए, ओ, ये आपके अर्ध विवृत स्वर हैं, इनमें आपका मुंह जो है पूरा नहीं खुल रहा है, हाफ ओपन हो रहा है। फिर हम तीसरे की बात करें तो वो है अर्ध संवृत स्वर, मतलब हाफ क्लोज। तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार संवृत की तुलना में अधिक खुलता है, संवृत मीन्स ओपन, सॉरी संवृत मीन्स क्लोज, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार जो है संवृत की तुलना में अधिक खुलता है, मतलब आधा खुलता है, अर्ध संवृत कहलाते हैं। इनकी संख्या 2 है। ए, ओ, आप देख पा रहे हैं कि इनमें हमारा मुंह आधा खुल रहा है। फिर चौथा आता है आपका संवृत स्वर यानी क्लोज, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है संवृत स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 है। ई, उ, तो आप देख पा रहे हैं कि इनमें लगभग लगभग आपका मुंह बंद हो जा रहा है। चौथा प्रकार है ओष्ठों यानी होठों की स्थिति के आधार पर। तो इसमें नंबर 1 है व्रत मुखी स्वर,
जिन स्वरों के उच्चारण में होठों की स्थिति वर्तुलाकार लगभग वृत्त के समान हो जाती है, वर्तमुखी स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 है। ये हैं उ, ओ। तो आप देख पा रहे हैं कि जो हमारे होंठ है वो वृत्त यानी गोल हो जा रहे हैं इनको बोलने में, तो ये व्रतमुखी स्वर कहलाते हैं। दूसरा इसका टाइप है अव्रतमुखी स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में होठों की स्थिति दीर्घ वृत्त के समान हो अर्थात वर्तुल आकार न बने, अव्रतमुखी स्वर कहलाते हैं। इसका मतलब यह है कि इन स्वरों को बोलने में जो हमारे होंठ है उनका आकार वृत्त की तरह नहीं बनेगा, यानी गोल नहीं बनेगा, तो ये अव्रतमुखी हुए। जैसे आ में आपका मुंह पूरा खुल जा रहा है, तो ये आपका जो है वृत्त के समान नहीं बन पा रहा है। ई ए, तो ये आपके हो गए अव्रत मुखी। पांचवा टाइप है हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर। जैसे मौखिक स्वर हैं, मौखिक स्वर मतलब इसके उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है। ओ, आ, ई, ये आपके मौखिक स्वर हैं। उसके बाद नंबर 2 है अनुनासिक स्वर। इनके उच्चारण में हवा मुंह के साथ नाक से भी निकलती है। जैसे हम बोलते हैं अंग, अ, अंग, ये सॉरी अह है, ये अ हो गया है, तो मैं इसको अह कर देता हूँ, इसको आप अह कर लीजिएगा। और ई, इसमें भी हवा आपके नाक से भी निकले, ई नहीं ई। इसके अलावा जो स्वर हैं ये सारे सघोष ध्वनियाँ होती है, सघोष। मैं आपको जब मेरा दूसरा वीडियो आएगा व्यंजन वाला, उसमें आपको मैं सघोष और अघोष पढ़ाऊंगा, तो तब तक आप ये याद रखिए कि जितने भी स्वर हैं सारे सघोष ध्वनियाँ होती हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा यह वाला वीडियो, आप मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं इसका जल्द ही दूसरा पार्ट लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।